और 5 रुपये का कॉइन 2000 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, फिर उसकी क्वांटिटी रिलीज हो गई 4 साल बाद। आज की डेट में वो पूरा पैकेट 800 रुपये का मिल रहा है। मतलब 2000 से वो वैल्यूशन सिर्फ 8 रुपये पे आ गई है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि कॉइन कलेक्शन, कॉइन सेल परचेज या ग्रेडिंग, कि अगर हम कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं तो इसका जो सेल परचेज है उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, और कॉइन्स की सेल और परचेज में जो इतना वेरिएशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हम डिस्कस करेंगे ग्रेडिंग के बारे में, और कुछ चीज़ों का हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जीबिशंस में जो माहौल है उसके बारे में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। कि अभी जो नवंबर में बॉम्बे में एग्जीबिशन होने वाली थी उसको उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया इस बार सुंदरबाई हॉल की, क्योंकि उनको भी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी इस साल नवंबर में बॉम्बे में सुंदरबाई हॉल में एग्जीबिशन नहीं हो रही है। एक एग्जीबिशन उसके बाद जयपुर में होनी थी, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन होनी थी। तो उस एग्जीबिशन को भी कल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो एग्जीबिशन भी वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक आने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और लोग नहीं चाहते कि उस प्रॉब्लम को इतना बढ़ावा दिया जाए, और वो चीज़ें बढ़ रही हैं। इसकी वजह से उसमें एग्जीबिशन ख़राब होने का डर ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने 2, 3, 4 जनवरी 2026 को अपनी एग्जीबिशन डिक्लेयर कर दी है दिल्ली में। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एंट्री को किस तरीके से एक सिस्टमेटिक किया जाए, जिसमें कोई भी तरीका अपनाकर वो चीज़ें हम सारी आपके साथ एग्जीबिशन में या उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो हमें आज डिस्कस करना है वो है कि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है नॉर्मली कि अगर हम कोई कॉइन्स खरीदते हैं या हम उसको बेचते हैं तो उसके रेट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और हमारे ऑफिस में आने वाले बहुत सारे लोग इस बारे में डिस्कस भी करते हैं, और हम उन लोगों को तो समझा ही पाते हैं। लेकिन जब हम YouTube पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो ये बातें हमारी लाखों लोगों तक जाती हैं। इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम या कोई भी डीलर जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है, वो ये कोई भी चीज़ें अगर खरीदता है और बेचता है तो उसके रेट्स में वेरिएशन हमेशा रहता है। सबसे पहली बात तो जो बेचने के लिए आ रहा है, ज़्यादातर वो सोशल मीडिया देखकर उसकी वैल्यूशन उसके माइंड में होती है कि ये चीज़ें लाखों करोड़ रुपए की हैं, और इसके लिए वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन बहुत सारी अवेयरनेस की वजह से काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि किसी को सेल परचेज के लिए पैसे नहीं देने, किसी की तरीके से आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी उनको नहीं देनी है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके माइंड में होता है कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, या हम भी कोई एस्टिमेट देते हैं कि ये आइटम आपका 2000 से 3000 रुपये की रेंज में है। तो 2000 और 3000 में 1000 रुपये का गैप तो वैसे ही हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो आदमी रेगुलर काम करने वाला है, जो उन चीज़ों को खरीद रहा है, तो जो बेचने वाला और ख़रीदने वाले में वेरिएशन इसलिए रहेगा, एक तो उसकी कंडीशन मैटर करती है कि आइटम की कंडीशन क्या है। तो बुक के अंदर जो प्राइस दिया होता है, बहुत सारी जगह बहुत वेरिएशन होता है, और बहुत सारे अलग अलग ऑथर भी बुक्स के आ गए हैं जिनके रेट में आपस में ही कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है। और फिर एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे मार्केट में जो भी चीज़ें, ख़ास तौर से रिपब्लिक इंडिया में क्या हो रहा है कि जो चीज़ें थोड़ी सी भी बुक के अंदर ज़्यादा हाईलाइट की हुई हैं, और या फिर सोशल मीडिया पे हाईलाइट की हुई हैं, और कुछ जो यूट्यूब चैनल
जो किसी भी चीज़ को ऐसे रेट बताते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, या कोई डीलर वहाँ पर जाके यूट्यूब बनाते समय ऐसी चीज़ें बोल देता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि भाई ये चीज़ तो बहुत महंगे रेट बताए हुए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो यूट्यूबर कभी कुछ नहीं खरीद रहा है, वो सिर्फ आपको पागल बना रहा है। इसके साथ साथ वो लोगों से अपील तो करता है कि मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन खरीदने के लिए कोई ऑफिस सेटअप नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, कोई एड्रेस नहीं होता, तो जिसकी वजह से ज़्यादा लोग चीटिंग फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें जजमेंट ये होता है, हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे झटके लग चुके हैं सभी को ही जो इस लाइन में पुराने काम करने वाले हैं कि चांदी का सिक्का, एक सिक्का 1200 रुपये तक पहुंच गया था। तो कुछ तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी बीच में, और फिर उसके बाद 1200 तक पहुंचने के बाद वो एकदम से डाउनफॉल आया उसका कि कॉइन का रेट जो है वो 1200 से 1100 हुआ। लोगों ने सोचा कि ये टेम्परेरी कमी है, फिर बढ़ जाएगा तब बेचेंगे, फिर वो कम होते 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 700 रुपये पे, 650 रुपये, 680 रुपये तक आ गया था। तो जिसमें जिनके पास क्वांटिटी का सामान था वो चीज़ें इतनी डिवैल्यूड हो गई कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए की थी तो वो इन्वेस्टमेंट सीधा उससे 26, 27 या 28 लाख रुपए की हो गई। मतलब आप मानकर चलिए कि 20-22 लाख का नुकसान। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की अपनी पूंजी हो, अपना ही पैसा हो। जिन लोगों ने मार्केट से पैसा लेके लगाया हुआ था या जिनका दूसरों से डीलिंग चल रही थी, वो उस नुकसान को सहन नहीं कर पाए और वो इस लाइन को छोड़ के भी चले गए। सेम पोजीशन थी कि 1 रुपये के पैकेट, 2 रुपये के पैकेट, ये पहले 2000, 2500 तक भी बिकते थे। फिर इनकी मार्केट वैल्यू एकदम से डाउन आई और ये 800 रुपये, 1000, 1100 रुपये आ गए। अब भी इनकी वैल्यू पुराने वाले रेट तक नहीं पहुंची है। जो 2000, 2500, 3000 बिकते थे वो आज भी 1500 से 2000 रुपये की रेंज तक ही पहुंचे हैं। और वो समय था लगभग 18 साल, 15 साल पहले, जब 1964 का जो एक पैकेट था 1 रुपये का, वो 40 से 50 लाख रुपए तक पहुंच गया था। तो वो वैल्यू इतनी टूट गई, इतनी डाउन आ गई कि वो पैकेट 12 लाख रुपए तक आ गया। तो जिस आदमी ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, अगर उसका वो पूरा पैसा डूब के 12 लाख पे आ जाए तो 38 लाख रुपए का उसको नुकसान था। तो ये चीज़ें जिन लोगों के जजमेंट हैं, जो पुराने काम करने वाले हैं, उनको पता है कि मार्केट की स्टेबिलिटी कुछ नहीं है, ये सिर्फ हॉबी के लिए आइटम है, हॉबी का शौक है। आज की डेट में अगर हम 2 रुपये का कॉइन शिवाजी हैदराबाद क्वांटिटी में इकट्ठे कर लेते हैं, और कुछ यूट्यूबर उसकी वैल्यू 1200 से 1500, 2000, 2500 भी बोल देते हैं, अगर वो हम 800 से भी शुरू कर देते हैं और मार्केट में किसी ने 5000 कॉइन डाल दिए, तो रियलिटी में तो उसकी डिमांड है ख़त्म ही हो जाएगी। और वो कॉइन जो शिवाजी हैदराबाद है या इस टाइप का कोई भी कॉइन, जो लोग कहते हैं कि 1000, 2000, 3000 का रेट चल रहा है और आप 600 रुपये, 700 रुपये ले रहे हो, तो उन चीज़ों की तो वैल्यू खत्म हो गई। तो वो आदमी कहाँ खड़ा होगा जिससे आपने खरीदे हैं, जो पैसे लेके चला गया। आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कम होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है और कुछ चीज़ों की वैल्यू कम होती है। अभी प्रशांतो दास का जो कॉइन था, वो एक कॉइन 5 रुपये का 2000 रुपये में बिक रहा था। तो सबको आइडिया था कि ये चीज़ें किसी ने स्टॉक कर ली हैं, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो गई और 5 रुपये का कॉइन 2000 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, फिर उसकी क्वांटिटी रिलीज हो गई 4 साल बाद। आज की डेट में वो पूरा पैकेट 800 रुपये का मिल रहा है। मतलब 2000 से वो वैल्यूशन सिर्फ 8 रुपये पे आ गई है। तो जो हमारे कलेक्टर थे, जो हम कंसेप्ट बनाते थे, जो हम फाइलें बनाते थे, हमने प्रशांतों का कॉइन उसमें लगाया ही नहीं था जब तक वो बहुत महंगा था, क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ जाती तो वो आखिरकार कलेक्टर को ही सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए वो कॉइन हमने लगाया नहीं था। आज की डेट में वो प्रशांतों का कॉइन सिर्फ 8 रुपये का रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने ये कहा था कि बीजू पटनायक और रानी गिडिलन्यू के जो पैकेट हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे। उस समय उनका रेट चल रहा था 2500 से 3000 रुपये 100 कॉइन का, एक पैकेट का। तो बहुत सारे लोगों ने होर्डिंग की, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी इतनी बड़ी थी कि जब लोगों ने वो होर्डिंग शुरू कर दी, उसके बावजूद भी मार्केट में इतना मटेरियल आ गया कि आज की डेट में वो 1200-1300 रुपये का पैकेट रह गया 2500-3000 से। तो ये सारे कंसिडरेशन हमें अपने माइंड में रख के चलने पड़ते हैं कि कभी भी मार्केट में कितना भी डाउनफॉल आ सकता है। और सिर्फ डाउनफॉल की बात नहीं है, रिपब्लिक इंडिया की तो ये एश्योरेंस ही नहीं है कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं कितनी क्वांटिटी में किसने स्टॉक की हुई हैं। क्योंकि क्वांटिटी अगर मान लो आपको शॉर्टेज दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी उसकी क्वांटिटी इतनी है जितने कलेक्टर नहीं है। और ये जो इस समय पे काम चल रहा है,
इसमें इन्वेस्टर ज़्यादा है जो ले लेके स्टॉक कर रहा है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे क्रॉप साइंस है, 2 रुपये 1996 का सुभाष चंद्र बोस है, या इस टाइप के जो कॉइन है, उनकी रेयरिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा है और वो कम थे और कम हैं, और आने वाले टाइम में भी उसका कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में आएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें भी रिस्क फैक्टर कंसीडर करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम ये सारी चीज़ें डेली खरीद रहे हैं तो हमें इसमें कॉमन बहुत सारी चीज़ें हमने खरीद के, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, कलकत्ता से इतनी दूर से आए हैं तो कुछ व्यवहार में, कुछ लिहाज में और कुछ ऐसा होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो कॉमन मटेरियल में हमारे पैसा लगता चला जाता है और इतना पैसा ब्लॉक हो जाता है और कॉमन मटेरियल की डिमांड हमारे पास नहीं है। अगर हम पूरी कोशिश करें तब भी वो कॉमन मटेरियल बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है और आता है। तो कॉमन चीज़ें हम नॉर्मली बार बार बोल देते हैं कि भाई हम ये नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लोग 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ये जिन लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है वो उसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो वो चीज़ें भी हमें लेनी पड़ती हैं। तो ये सारा कंपनसेशन कहा जाता है कि जो कुछ महंगी चीज़ें होती हैं उसका हम रेट कम करके लेते हैं, जिससे कि हमें ये रियलाइज़ हो कि भाई कहीं ना कहीं हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ये सारा काम कर रहे हैं तो हमारे पास 8 से 10 लोगों का ऑफिस स्टाफ है, फिर ऑफिस के खर्चे हैं, उसके अलावा आउटसोर्सिंग का भी कुछ हमारा माल बाहर बन के आता है, तो ये सारी चीज़ों के खर्चे, फिर इसके अलावा जीएसटी, शिपिंग, ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हम सेल परचेज करते हैं। इसके अलावा हमारी टूरिंग का खर्चा बहुत बड़ा होता है, एग्जीबिशंस में जाने का, पार्टिसिपेशन में जाने का, या और बहुत सारे खर्चे जो हमारे सोशल मीडिया के हैं, या और दूसरी चीज़ों में भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप मानकर चलिए वो खर्चे कहाँ से कंपनसेट होंगे। तो किसी भी बिजनेस के कंपैरिजन में ये जो बिज़नेस है वो इतना सिक्योर नहीं है जितने दूसरे बिज़नेस होते हैं, और इसमें अगर मान लो हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है और हम कोशिश करें कि इमीडिएट हम उसमें से रिलीज़ कर लेंगे, तो इस लाइन में ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सेल और परचेज में एक प्रॉपर हमें गैप लेकर चलना पड़ता है, और हम ये कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्राइस जितने भी लोग हमारे यहाँ आते हैं हम उनको दे पाएँ। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपकी किसी किसी रेयर चीज़ की ज़्यादा वैल्यूशन लगा सकते हैं हमारे से ज़्यादा, लेकिन फिर वो सिर्फ रेयर आइटम, 1 आइटम, 2 आइटम, 4 आइटम वही ले सकते हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी कॉमन आइटम भी आपसे लें। लेकिन हम जब आपसे कॉमन से कॉमन आइटम भी ले रहे हैं, जो हम आपको यूट्यूब चैनल पे या दूसरे माध्यमों से बता रहे हैं, तो उसका स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास होता है, उसके बावजूद भी हम खरीद रहे हैं। तो अगर हमारे और उनके रेट में रेयर चीज़ों में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, तो इसीलिए रहेगा कि हमें सारी चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं। तो अगर आप हमारे ऑफिस आते हैं, हालांकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से, लगभग 1 महीने से हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हो गए हैं, और वो कम से कम 50 से 60 लोग डेली हमारे ऑफिस पे सामान सेल करने आ रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम उनसे ले पाएँ वो हम ले रहे हैं। तो ये रेट का वेरिएशन एक कॉमन है जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। इसके साथ साथ एक चीज़ और डिस्कस करनी थी आज, कि ग्रेडिंग के लिए कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें ग्रेडिंग करवानी है। तो ग्रेडिंग एक प्रॉपर तरीका है उसको ऑथेंटिकेट करने का, लेकिन सब चीज़ों की ग्रेडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई रेयर चीज़ें आपके पास हैं जिसकी वैल्यूशन 5000 से ऊपर हो, उन चीज़ों को आपको ग्रेड करवाना चाहिए। या आपको पूरा तरीके से किसी पे डाउट हो गया है कि भाई मैंने उस डीलर से ये माल लिया है और वो नकली हो सकता है, तो आपको ग्रेड करवा के उसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाती है। और कुछ लोग जो ग्रेडिंग के नाम पे कलेक्शन कर रहे हैं, उनका ये क्राइटेरिया होता है कि कोई भी ग्रेडिंग कंपनी जब आपका कोई आइटम ग्रेड होने के लिए जाता है, चाहे वो असली है चाहे नकली है, उसकी पूरी पेमेंट आपकी जमा होती है। अगर वो असली होता है तो उसका ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और उसके साथ साथ ग्रेडिंग उसकी पता चल जाती है कि वो किस ग्रेड का आइटम। लेकिन अगर वो आइटम आपका नकली होता है तो उसके बारे में वो आपको कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं और वो आइटम रिटर्न कर देते हैं, लेकिन पेमेंट आपकी वहाँ पर चली जाती है। तो बहुत सारे कुछ लोग जो ग्रेडिंग के नाम से आपसे माल इकट्ठा कर रहे हैं, जब उनको पता होता है कि मेरे पास आने वाली चीज़ों में 40% आइटम डुप्लीकेट हैं, नकली हैं, तो वो उस आइटम को सिर्फ उठा के रख लेते हैं और आपको बाद में बोल के पैसे ले लेते हैं कि भाई ग्रेडिंग में ये चीज़ फेल हो गई। कि हम लोगों के एक्सपीरियंस इतने बड़े हैं कि हमें पता होता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है या ये चीज़ फेक है।
99% चीज़ों का हम आपको कॉइन देखने के बाद ही बता देते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। सिर्फ 1% या आधा % चांस होता है कि हम ना बता पाएँ और उसके लिए ग्रेडिंग की ज़रूरत पड़े। जबकि कुछ लोग ग्रेडिंग के लिए माल इकट्ठा कर रहे हैं और वो क्या करते हैं कि जो आइटम मान लो उन्होंने 100-200 आइटम कलेक्ट की, उसमें से 70 आइटम उनको पता है कि ये फेक है, या उन्होंने किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लेके अपने घर बैठकर ही वो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये 70 आइटम 200 में से फेक हैं, तो वो 70 आइटम को वैसे ही रिटर्न कर देते हैं ये बोल के कि भाई आपकी ग्रेडिंग करवाई थी, आपके 2000 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये ये आपके ग्रेडिंग का खर्चा है, लेकिन ये चीज़ डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से वो आपके साथ चीटिंग करते हैं। तो कभी भी कॉमन चीज़ों की ग्रेडिंग आप मत करवाओ। ग्रेडिंग अगर करवानी है तो कोई भी उस आइटम की करवाओ जो 5000 से ऊपर की वैल्यू की हो, या उसका ग्रेड बहुत बड़ा हो। जैसे आप कलेक्शन कर रहे हो और उसका ग्रेड MS 65, 64, 68 तक भी जा रहा है, तो आप उसकी ग्रेडिंग करवा सकते हो, क्योंकि अपने कलेक्शन में आपको एक मिनिमम लेवल मेंटेन करना है कि मैंने जो भी कॉइन अपने पास कलेक्शन में रखना है वो एक ग्रेडेड हो। तो आप कॉमन चीज़ों की भी ग्रेडिंग करवा सकते हो उसके ग्रेड की वजह से। लेकिन अगर आप एक कॉमन उसको सेल परचेज करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो एक अच्छी आइटम की वैल्यूशन की ग्रेडिंग करवाओ। और अभी इंडिया के अंदर कॉइन्स की ग्रेडिंग के लिए दिलीप राजगौर जी हैं हमारे बॉम्बे वाले, वो ग्रेडिंग कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक ग्रेडिंग है, किसी तरीके से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और एक बहुत रेप्यूटेड आदमी है और उनकी गुडविल भी काफ़ी लंबे टाइम से बहुत अच्छी है। किसी की भी कोई भी ग्रेडिंग में उनके साथ अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप बॉम्बे में उनसे ग्रेड करवा सकते हो। और ग्रेडिंग के लिए आपको भागना नहीं है पीछे। सबसे पहले चीज़ें ऑथेंटिक हैं, और ऑथेंटिक के साथ साथ अगर उसका ग्रेडिंग का लेवल देखना है उसी के लिए आपको ग्रेड करवाना है। लेकिन इससे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं जहाँ से भी आप चीज़ें खरीद रहे हो वो आदमी ऑथेंटिक होना चाहिए। उसका भरोसा आपको होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उससे पर्सनली मिलकर उसको वापस कर सकता हूँ, या उसको किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई चीज़ तो खरीद ली लेकिन आपको खुद नहीं पता कि किससे खरीदा था, कौन है, या वो मिल ही नहीं पा रहा है आपसे, तो वो चीज़ें आपके लिए गलत रहेंगी। एक ऑथेंटिक जगह से ऑथेंटिक चीज़ें परचेज कीजिए। अगर उसका रेट या वो आइटम वैल्यूबल है तभी उसकी ग्रेडिंग करवाएं, नहीं तो ये चीटिंग फ्रॉड वाले लोगों के सावधान रहें और किसी भी तरीके से अपने आप को मिसयूज़ करने से बचाएं। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करनी थी। अगले एपिसोड में और चीज़ें बताएंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचा सकें। थैंक यू।